फिर हैं सीलिएट्स। सीलिएट्स नाम से जाहिर है सीलिया वाले ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैं। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल है। फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है। फ्लेक्सिबल से मुराद है कि वो लचकदार है, बेंड हो सकती है थोड़ी बहुत। इसको पेलिकल कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई दफा पूछा हुआ है। ये इस पेलिकल की वजह से उस सेल की एक मखसूस शेप होती है। यहां पे आपको शेप क्लियर नजर आ रही है, तकरीबन जूते जैसी सी या फुटप्रिंट जैसी उसकी शेप है। तो स्लाइटली शेप चेंज होती है, यानी कि हल्का फुल्का वो बेंड हो सकता है, लेकिन फिक्स शेप रहती है उनकी। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, स्टेंटर और वॉर्टिसेला। पैरामीशियम आपने देखा हुआ है, यहां पे भी आपको दिखाया हुआ है, और वो आप देख सकते हैं कि वो उसके ऊपर असल में साइडों पे बहुत सारे बारीक बारीक सीलियां हैं। यहां पे हल्का हल्का आपको लहरें सी फील हो रही हैं, ठीक है। वो जिस तरह आपने देखा हुआ है स्टेडियम के अंदर वो वेव बनाते हैं, इस तरह हाथ सारे वो लहराते हैं, तो वो उसी तरह वो सारे सीलिया मिलके जब बीट करते हैं, मिलके मूव करते हैं, तो ये आपको इसकी लहरें चलती हुई नजर आ रही हैं, और इन लहरों के जरिए से फिर वो बड़ी स्मूथली आप देख सकते हैं कि ग्लाइड कर रहा है पानी के अंदर। तो बॉडी सीलिया में कवर्ड है। अमूमन हजारों की तादाद में सीलिया होते हैं, बड़ी प्रिसाइजली और कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूव करते हैं, यानी कि बहुत तरतीब के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, और उसकी वजह से ये आगे की तरफ भी स्विम कर सकता है, बैक गियर भी लगा सकता है, वहीं से खड़ा खड़ा पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाता है, और टर्न भी कर सकता है। बाज सीलिएट सेसाइल होते हैं, यानी कि नीचे पत्थरों के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनके सीलिया वाटर करंट्स जनरेट करते हैं, यानी कि वो मूवमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से पानी बहकर उनकी तरफ आता है, और उससे फिर ये जो भी कोई खुराक पानी के अंदर है, छोटे मोटे दूसरे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या इनसे छोटे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो ये उनको खा जाते हैं, स्मॉलर प्रोटिस्टा को और बैक्टीरिया को। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है उसी तरह स्टार्क के जरिए से जुड़े हुए हैं, और ऊपर की तरफ इनके सीलिया होते हैं, और वो मुसलसल बीट कर रहे हैं तो पानी को अपनी तरफ लेकर आते हैं। फिर फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर मसला ये है कि जब आप मसलन आपने देखा हुआ है कि सब्जी को मुसलसल पानी लगाएं तो क्या होता है, अंदर प्रेशर बन जाता है, पानी अंदर भर जाता है, वजनी हो जाता है वो, ठीक है। तो सेल के अंदर नमक है, बाहर पानी है, तो पानी सेल के अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जहां पे भी नमक होता है पानी वहां पे जाता है। तो अब ये फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे हैं, अंदर नमक है, बाहर पानी है, तो वो नमक की तरफ पानी आना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से अंदर प्रेशर बनता जाता है। अब उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सेल्स बस्ट हो जाते हैं। तो ऑस्मोटिक लाइसिस हमने पढ़ा था कि पानी भरने से फट सकते हैं। अब ये एनिमल है, इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो फिर बस्टिंग से कैसे बचेंगे, तो उसके लिए इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। यहां पे आपको ये पंप करता हुआ नजर आ रहा है, ये यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वो पंप करके पानी को बाहर पुश करता है, ये बड़ा करके दिखाया हुआ है, और इसके साथ जुड़ी हुई नालियां हैं जो सेल में से पानी को इकट्ठा करती हैं और फिर बाहर पंप कर देती हैं। इसी तरह इनके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा डाइप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस है। इसका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जेनेटिक एक्सचेंज के दौरान एक सेल से दूसरे को मिल जाएगा, वहां से न्यूक्लियस निकल के इस सेल में आ जाएगा, जीन्स का एक्सचेंज हो जाएगा। फिर साथ एक बड़ा सा पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इसको मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस का मतलब लार्ज न्यूक्लियस है। ये सेल की बाकी तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। बैक्टीरिया वाले को भी हमने कॉन्जुगेशन का ही नाम दिया था। तो बेसिकली माइक्रो न्यूक्लियस जेनेटिक एक्सचेंज में इस्तेमाल होता है, यानी कि जीन्स एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, और मैक्रो न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये माइक्रो न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस का डिफरेंस बार बार पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर है फोरामिनिफेरा और एक्टिनोपोडा। अब ये समंदर के अंदर पाए जाते हैं, मरीन प्रोटोजोन्स हैं। इनके बाहर शेल्स होते हैं। अमूमन ये शेल को टेक्निकल लैंग्वेज में टेस्ट्स कहते हैं।
टेस्टा जहां पे भी वर्ड आएगा तो उसका मतलब है आउटर कोई कवरिंग है। मसलन आपने सीड कोट पढ़ा हुआ होगा नाम, ठीक है, तो वो सीड कोट को भी टेस्टा कहते हैं। जो छिलका चढ़ा हुआ होता है चने के ऊपर वो टेस्टा कहलाता है। तो फोरामिनीफेरा के टेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, यानी कि चूने का पत्थर जिससे संगमरमर बना हुआ होता है या चाक जिससे बनता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट वो वाला मटेरियल है। कैल्शियम की गोलियां जो आप खाते हैं वो भी यही होती हैं। तो एक्टिनोपोडा के टेस्ट सिलिका के बने हुए होते हैं, सिलिका शीशे के, ठीक है। तो पोर्स इनके अंदर अमूमन होते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे आप इन वालों को देखें तो इनके अंदर सुराख नजर आ रहे हैं। इन सुराखों में से सेल बाहर अपना एक वो सूडोपोडियम बाहर निकालेगा, चीज पकड़ के अंदर ले जाएगा, खा जाएगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस इन सुराखों से बाहर निकलती हैं और कई दफा उन्होंने एक पूरा जाला बनाया हुआ होता है सेल के बाहर जो प्रे को एंटेंगल करने के लिए, फंसाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब मर जाते हैं तो तैर नहीं सकते, अमूमन गैस वगैरह भर के तैरते रहते हैं अपने, लेकिन जब मर जाएंगे तो शेल्स नीचे बैठ जाते हैं और उससे चाक और लाइमस्टोन के डिपॉजिट बनते हैं, ठीक है। यानी कि जब वो थोड़े थोड़े नीचे जमा होंगे तो लाइमस्टोन बनता है। जब लाखों साल तक दबे रहेंगे तो वो दब दब के आपके संगमरमर के पत्थर वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादातर संगमरमर जो आपको मिलता है वो पिछले दौर के इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बाकियात हैं। एग्जांपल्स हैं फोरम्स और रेडियोलेरियंस। दोनों में, फोरामिनीफेरा और एक्टिनोपोडा में डिफरेंस अमूमन पेपर में पूछा जाता है या इनके टेस्ट्स के बारे में पूछा जाता है। फिर है एपीकॉम्प्लेक्सा, पैरासिटिक प्रोटोजोआ हैं, यानी कि दूसरों को बीमार करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और सीरियस डिजीजेस काज करते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमंस में मलेरिया है, ठीक है। मलेरिया का नाम आपने सुना हुआ है, लार्जेस्ट किलर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि सबसे ज्यादा बंदे जिस बीमारी ने आज तक मारे हैं वो मलेरिया है। तो कोई इनके अंदर मूवमेंट के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर मसलन सीलिया, फ्लैजेला वगैरह मौजूद नहीं होते। ये अपनी बॉडी को फ्लेक्स करके मूव करते हैं। फ्लेक्स करना मतलब वो वेव बना के चलते हैं, इनके बॉडी को लचका के मूव करते हैं। जिंदगी की किसी ना किसी स्टेज में स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर बेसिकली वो छोटा सा अपने ऊपर खौल चढ़ा के वो कवर्ड सेल होता है जो किसी नए होस्ट में जाकर उसको बीमार कर सकता है। और अमूमन ये जिंदगी दो होस्ट के अंदर गुजारते हैं, यानी कि आधी जिंदगी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, आधी जिंदगी किसी दूसरी स्पीशीज के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीशीज होगी, उसको उसके अंदर रह रहे होंगे, वहां से फिर अपने होस्ट के अंदर जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे प्लाज्मोडियम है, मलेरिया कॉज करता है, तो उसका लाइफ साइकिल तस्वीर में दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कई दफा मतलब वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका लाइफ साइकिल बयान करें, और ये इंपॉर्टेंट है, कई दफा आया हुआ है पेपर में। तो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। ये मादा एनोफ्लीज जब आपको काटती है, एनोफ्लीज एक तरह का मच्छर है, मच्छर की स्पीशीज है, तो फीमेल को अंडे देने के लिए प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, तो वो उसके लिए आपका खून चूसती हैं। जब वो खून चूसती है तो उस दौरान उसके थूक से प्लाज्मोडियम आपके खून की नाली में शामिल हो जाता है, और फिर वहां से वो प्लाज्मोडियम, ये यहां पे आप देख सकते हैं कि मच्छर ने काटा तो प्लाज्मोडियम स्विम करके आपके लिवर तक पहुंच जाते हैं, ब्लड के जरिए से लिवर तक पहुंचते हैं, और ब्लड में वो लिवर के अंदर वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और उन मतलब शक्लें चेंज होती जाती हैं। लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस में सेल की शक्ल चेंज होती जाएगी, उसको हम कहते हैं मीरोजोइट्स। फिर वहां से निकलेंगे लिवर सेल से बस्ट करके, यहां पे आप देखें तो ये पतले लंबे से हैं, और यहां पर अब इनकी शक्ल गोल गोल सी हो गई है, मीरोजोइड बन गए हैं। ये लिवर सेल से बाहर निकले और अब रेड ब्लड सेल्स को जाकर इन्फेक्ट करते हैं। अब रेड ब्लड सेल में से फिर ये इकट्ठे सैकड़ों की तादाद में बस्ट करके बाहर निकलते हैं, और जब फिर इनका लाइफ साइकिल है कि एक मखसूस टाइम पे मसलन आज ब्लड सेल के अंदर एंटर हुए हैं, तो तकरीबन 24 घंटे के बाद सारे ब्लड सेल्स इकट्ठे बस्ट होंगे जो इन्फेक्टेड थे,
और उनमें से बहुत सारे फिर वो प्लाज्मोडियम बाहर निकलेंगे। अब उसकी वजह से जब रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट होते हैं तो उनका सारा मटेरियल बॉडी के अंदर फैल जाता है और बॉडी को पता लगता है कि भाई इतने ब्लड सेल हमारे मारे गए हैं, इतने बंदे हमारे मार दिए हैं, तो बॉडी अलार्म बजाना शुरू कर देती है कि ये क्या हुआ है। तो उसकी वजह से फिर आपको बुखार चढ़ता है और आपको कपकपी तारी होती है, चिल्स होती हैं। तो इसकी अलामत है चिल्स, यानी कि आपको कपकपी तारी हो जाती है। गरचे बेशक गर्मियों का मौसम हो, शदीद गर्मी भी हो तो आपका जिस्म कांप रहा होता है। तो ये फिर यहां से निकलकर नए सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स को, यानी कि आज बाहर निकले दोबारा नए सेल्स को इन्फेक्ट किया, कल फिर दोबारा इकट्ठे बस्ट होंगे तो कल फिर बुखार चढ़ जाएगा। तो इसका टाइम होता है मुख्तलिफ स्पीशीज, मसलन कोई 24 घंटे में, कोई 48 घंटे में, कोई 36 घंटे में बुखार रिपीट हो रहा होता है। बारी का बुखार भी उसे कहते हैं फिर कि साइक्लिक बुखार चढ़ता है बारी बारी। तो कुछ मीरोजोइट्स गेमीटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गेमीटोसाइट यानी कि गेमीट्स वाले सेल्स हैं। तो अब जब कोई दूसरी मच्छर, अगर एक मच्छर ने आपको काटा है, वो आपके आसपास रह रहे थे, तो फिर इसका मतलब है कि वहां और भी मच्छर होंगे। लाजमी नहीं है कि सारे एनोफ्लीज मच्छर इन्फेक्टेड हों। कोई ताजी ताजी मच्छर अंडे से निकली, अभी अभी वो जवान हुई है, अब उसका इरादा है अंडे देने का, तो वो फिर जाती है जाकर किसी ह्यूमन को फ्रेश मच्छर काटे, तो ये मीरोजोइट उस मच्छर के थूक में, स्लाइवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे और मीरोजोइट्स कह रहा हूं, सॉरी, गेमीटोसाइट्स उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे और वहां पर फिर दोबारा साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मॉस्किटो उसको खा लेती है, मतलब उसके मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड्स में चले गए, वहां पर एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और वो सिस्ट और जाइगोट बनता है और फिर वहां से दोबारा ये जनाब स्पोरोजोइट्स बनते हैं, ये वाले पतले लंबे वाले, और ये ग्रो करके फिर दोबारा से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है, लेकिन याद रखना जरूरी है क्योंकि बार बार पेपर में आता है